नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें फिर से बढ़ी। अब भाई अफजाल अंसारी की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। हरदोई में पिता पुत्र की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। एक राइफल, 2 तमंचा सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में घूस लेते उर्दू अनुवादक का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, मामला किया गया दर्ज। आजम खान की सदस्यता ज्वाइनिंग पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इस फैसले से कुछ लोगों को मिलेगा सबक। मजदूरों को धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, धोखे से बनाया गया ईसाई। बीजेपी नेता ने की कार्रवाई की मांग। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माफिया मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना लगातार जारी है। उनके और उनके परिवार पर एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। मुख्तार के सांसद भाई अफजाल अंसारी की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आए दिन एक एक कर बढ़ती जा रही हैं लगातार। कुछ ऐसे ही शुक्रवार को देखने को मिला जब लखनऊ में गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी की करीबी 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर पुलिस ने कुर्क कर ली। और पुलिस अध्यक्ष रोहन पी बोत्रो ने बताया कि माफिया और माफिया राज के खिलाफ लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। 4 महीने में मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी की करीब 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। और आज की कार्रवाई लखनऊ में हुई है, जिसकी कीमत 12.5 करोड़ बताई जा रही है। ये प्रॉपर्टी बंगला और जमीन है और ये प्रॉपर्टी अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम से दर्ज की गई थी और इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज भी हैं। और उन्होंने बताया है कि मुख्तार अंसारी के जितने भी सहयोगी हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और आने वाले समय में ऐसे लोगों की अधिक से अधिक संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस ने कहा कि अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई, जिसके तहत उन्होंने अपने संगठित अपराध से अर्जित किए गए धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम से भू संपत्ति अर्जित की गई थी। यह संपत्ति लखनऊ के मोहल्ला डाली बाग बटलर गंज स्टेशन प्लॉट नंबर 14 की बताई जा रही है। इस प्लॉट का रकबा 6700 वर्ग मीटर का बताया जा रहा है। इस जमीन के कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है फिलहाल के लिए। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके में पिता पुत्र की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई लाइसेंसी राइफल, 2 तमंचे कारतूस और हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। मामूली विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग कर पिता पुत्र को मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि मृतक के परिजन समेत 3 लोग घायल हो गए और जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी राजेश द्विवेदी ने बताया कि 26 अक्टूबर की रात शहर कोतवाली इलाके के भदेजा गांव में शिव कुमार उर्फ बाबू सिंह और उसके बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही उसके परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए थे। हत्याकांड की सूचना पाकर एसपी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले के खुलासे के लिए टीमों का गठन कर दिया गया था। पिता पुत्र की हत्या के मामले में मृतक शिव कुमार सिंह के पुत्र शिवम सिंह ने गांव के ही गुड्डू सिंह, सौरभ सिंह और रमन सिंह और राजन सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस हत्याकांड में खुलासे के लिए एसपी अनिल कुमार यादव और सीओ सिटी विनोद द्विवेदी के साथ पर्यवेक्षक में शहर कोतवाल में लगाया गया था। एसपी ने बताया कि पुलिस को मुखाबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद कुतवापुर बाजार पुलिया के पास से पुलिस ने घेराबंदी करते हुए मुख्य आरोपी राजीव कुमार सिंह उर्फ गुड्डू और सौरभ सिंह और रमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि मृतक के परिजनों से गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था और इसमें झगड़ा इतना बड़ा कि बर्दाश्त नहीं हुआ और उसके बाद फायरिंग कर दी गई थी, जिसकी घटना हो गई। और वहीं पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर गांव के अंदर उनके पुराने जमीन पर बने जानवर और बांधने के गोड़क में कच्ची कोठरी के अंदर से लाइसेंसी राइफल और 2 अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस और बांस का डंडा बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया गया कि बांस का डंडा सिर पर मारा गया था और एसपी ने बताया कि सभी को गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और पूरे मामले में पुलिस अन्य आवश्यक कार्रवाई लगातार कर रही है।
यूपी सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद भी घूसखोरी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला रायबरेली जनपद का सामने आया है, जहां पर घूस लेते हुए थाने के एक बाबू का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो के सत्यता की जांच करते हुए पुलिस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से बाबू के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया और इसके साथ ही जेल भेजने की तैयारी भी विभाग द्वारा कर ली गई है। खबर के मुताबिक आरोपी घूसखोर बाबू मजदूरी के बछरुआ थाने में उर्दू अनुवादक के पद पर तैनाती थे और वायरल वीडियो में पीड़ित को एक मामले में राहत देने के लिए उर्दू अनुवादक का मरीज ने घूस की मांग की। और बता दें, वीडियो में देखा जा सकता है कि पीड़ित ने बाबू को घूस का पैसा दिया, जिसके बाद वो आरोपियों को दिखाई दे रहा है। और वीडियो में जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है, रुपए को गिनते हुए दिखाई दे रहा है वो वीडियो में। और तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये मामला जब पुलिस अध्यक्ष आलोक के सामने आया तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के निर्देश दिए, जिससे सत्यता पाए जाने के बाद आरोपी बाबू के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घूसखोरी के इस वीडियो पर पुलिस अध्यक्ष के सख्त तेवर देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अध्यक्ष ने न केवल निलंबित कार्रवाई की बल्कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत आरोपी बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने का सख्त निर्देश भी दे दिया है। तो एक घूसखोरी का मामला सामने आया इसको लेकर। हेड स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद को सपा नेता आजम खान की यूपी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह घोषणा की और अब इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में यदि 2 साल में अधिक की सजा है तो सदस्यता खुद समाप्त हो जाएगी और उसी अनुक्रम में विधानसभा सचिवालय ने फैसला दिया होगा। हम सबको कानून का पालन करना चाहिए। यूपी में 100% कानून का पालन करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध तक जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि हम हर स्थिति में सूचिता के तहत एक ऐसी सरकार दे रहे हैं और जो आम आदमी, गरीब आदमी की सरकार है। जनता का भरोसा दिन प्रतिदिन पीएम मोदी के प्रति बढ़ता जा रहा है और आजम खान की सदस्यता जाने का फैसला न्यायालय और विधानसभा सचिवालय के बीच का है। वही पूर्व काल में जब कोई चुनाव जीतता था, उसे कोई चुनावी हार जाता था तो जीतने वाला विधायक जब लखनऊ आता था तो हारने वाला विधायक उसे अपने फ्लैट की चाबी खुद ही सौंप दिया करता था, अपना धोती कुर्ता लेकर अपने गांव क्षेत्र की तरफ चला जाता था। वहीं अब किसी के खिलाफ जब चुनाव लड़ते तो लोग उसे दुश्मनी की तरह लेते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को सूचिता के साथ अपने परंपरा, भारत की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे का सम्मान करते हुए हेड स्पीच से बचना चाहिए। ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो दूसरे को मानसिक प्रताड़ित करता हो, सामाजिक विद्वेष फैलाता हो या भाईचारे को भंग करता हो या समाज में दंगा फसाद की नौबत लाता हो। ये फैसला एक उदाहरण होना चाहिए। सबको इससे सीख लेनी चाहिए कि हम अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसे करें कि किसी को बुरा ना लगे, भाईचारा ना खराब हो, लड़ाई झगड़े की नौबत कतई ना आए। मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र से दबंगों द्वारा कई गरीब परिवारों का धोखा से धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। बता दें कि मंगतपुरा निवासी कई पीड़ित परिवार बीजेपी नेता के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने दबंगों की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की। बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने साथ मंगतपुरा स्थित झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले कई गरीब परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंच गए और पीड़ितों ने बताया कि वो सुबह ठेला चलाकर और मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद होने के कारण उनके भूखे मरने की स्थिति आ गई थी तो इसी दौरान क्षेत्र के रहने वाले कुछ दबंग लोगों ने उन्हें अपना भाई बंधु बताकर कर्ज के रूप में कुछ रुपए उधार दे दिए। वहीं पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दबंग व्यक्ति शुरू से ही भगवान एक है जैसी बात कह रहे हैं और मजदूर पर ईसा मसीह को पूजने का दबाव बना जाते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, इसके साथ ही उन्हें प्रार्थना के लिए चर्चा में ले जाया जाता है। बता दें, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ दिन पहले ही क्षेत्र में रहने वाले दबंग लोग इन मजदूर परिवार को देखकर चर्च में ले जाने लगे और उन पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाने जाने लगा।
और क्षेत्र के रहने वाले मजदूरों के मुताबिक दीपावली पर वो अपने घरों में लक्ष्मी पूजन कर रहे थे। इस दौरान दबंगों ने उनके घरों पर हमला बोल दिया और देवी देवताओं की तस्वीरें फाड़ डाली। साथ ही उन्हें बताया गया कि अब उनका धर्म परिवर्तन हो गया है। मजदूरों का आरोप है कि दबंगों ने धोखे से उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। बीजेपी नेता दीपक शर्मा ने इस गहरी साजिश बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है और वहीं मामला संज्ञान में आने पर एसएसपी ने तत्काल जांच और कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। वहीं पूरे मामले के मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि महोबा में खाद की समस्या से परेशान किसानों ने सड़क को जाम कर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। किसानों ने किसान सेवा सहकारी समिति में खाद के विक्रेता पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगा दिया। यही नहीं, किसान द्वारा मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर खाद दिलाए जाने की मांग प्रशासन से की गई। किसानों द्वारा तकरीबन 2 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे छोटे बड़े वाहन फंसे रहे वहां पर। और किसानों के जाम लगाए जाने की सूचना पर एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाकर जाम को खुलवाया गया। महोबा के खाद की समस्या से जूझ रहे किसानों के सब्र का बांध टूट गया और खाद न मिल पाने के कारण आक्रोशित किसानों ने शहर के बेलबाई तिराहे पर जाम लगा दिया। बताया जा रहा है कि पचपरहा किसान सेवा सहकारी समिति में पिछले 15 दिनों से किसान खाद पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। लाइन होने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। खाद की उम्मीद में किसान अपने रोजमर्रा के कार्यों को छोड़कर लाइन लगाने को मजबूर हैं, लेकिन फिर भी उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। किसानों का आरोप है कि विक्रेता खाद की बोरियों की कालाबाजारी कर रहे हैं। रात के समय खुलेआम ब्लैक में खाद बेची जा रही है। अधिक पैसे में मनचाही लोगों को खाद दी जा रही है, जबकि गरीब किसान खाद पाने के लिए परेशान है। और खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों ने आवाज उठाते हुए बेलबाई तिराहे के मुख्य मार्ग को जाम कर लिया और जमकर नारेबाजी करते हुए खाद दिलवाने जाने की मांग कर दी गई। और बता दें कि नाराज किसानों को समझाने पहुंची पुलिस की नोकझोंक भी किसानों से हुई। और महिला किसान सुखतरण रामदेवी बताती हैं कि सुबह 6 बजे से रोज भूखी प्यासी समिति की लाइन में लगकर
खाद पाने का इंतजार करती हैं, लेकिन 15 दिन होने के बावजूद भी उन्हें खाद नहीं मिल रही, जबकि अन्य लोग बड़ी मात्रा में खाद ले जा रहे हैं और खाद ब्लैक में बेची जा रही है। उन्हें अपने खेतों में बीज बोने के लिए खेत को तैयार करना है, मगर खाद न मिलने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान लगातार चिंतित हैं। एक ऐसा कलयुगी बेटा जिसने अपनी ही मां को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। एक सनसनीखेज मामला सामने आया, बता दें वो भी महज इसीलिए कि मां ने शराब के पैसे देने से मना कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कलयुगी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह पूरा मामला बिजनौर के लेनपुरी का बताया जा रहा है। देवेंद्र नाम का शराबी बीती रात अपनी मां से शराब पीने के लिए पैसे मांग रहा था। मां ने इसका विरोध किया, तभी देवेंद्र आग बबूला हो गया और गुस्साए देवेंद्र ने अपनी मां के सिर पर डंडे से हमला कर दिया। इस दौरान उसकी मां समुद्रा देवी बेहोश हो गई और बेहोशी की हालत में समुद्रा देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मां बेटे गांव में एक साथ रहते थे और इसके बाद घटना से पूरा घर खाली हो गया। वारदात के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। मृतका के दूसरे बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी देवेंद्र के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बिजनौर एसपी ग्रामीण राम अर्श ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इससे पहले यूपी के बरेली में भी शराबी बेटे की करतूत सामने आई थी। शराब के नशे में बेटे ने अपनी मां को ही मौत के घाट उतार दिया था। विवाद में उसने अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। दरअसल बरेली में किला थाना क्षेत्र के चंदर नगर में रहने वाला सूरज नाम के एक शख्स का अक्सर अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ करता था। एक दिन जब विवाद के दौरान मां बीच बचाव करने पहुंची तो बेटे ने चाकुओं से उसकी हत्या कर दी। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने जीत पाठशाला आयोजित की है। बीजेपी के द्वारा इस बैठक में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया जा रहा है और बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्र और जिला और वार्ड स्तर के बाद बूथ स्तर पर बैठक आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी बीजेपी के सामने कहीं नहीं टिक पाएगी और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में विपक्षी दलों पर हमेशा से भारी पड़ती आई है। चुनावी जानकर और विश्लेषक बीजेपी को तैयारियों के लिहाज से हमेशा से अन्य दलों से बहुत आगे रखते आए हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियों के लिहाज से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत सभी दलों को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने दिवाली से पहले प्रदेश, क्षेत्र, जिला और वार्ड लेवल पर बैठकों का आयोजन कर डाला था और अब दिवाली के ठीक बाद बीजेपी बूथ स्तर पर बैठकों आयोजित कर विपक्षियों को चारों खाने चित्त करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जीत की पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे बीजेपी विपक्षी दलों से बैठक और जीत की रणनीति बनाने के लिहाज से बहुत आगे निकल चुकी है। बीजेपी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को यह भी बताया जा रहा है कि कैसे प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री से लेकर क्षेत्र स्तर, जिला स्तर पर गंभीरता से बैठक आयोजित की जा चुकी है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा बूथ स्तर, बूथ समिति और क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों को विश्वास में लेकर कमल दिखाने की पूरी तैयारी की जा रही है। बता दें कि कानपुर के सिमाओ विधानसभा क्षेत्र के नेहरू नगर वार्ड में बूथ संख्या 144 में बूथ समिति का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक हैरान करने वाली वारदात की खबर सामने आई है। जिले के अहमदपुर इलाके में शादी समारोह था जिसमें रसगुल्ले कम पड़ गए थे और इसको लेकर लोगों में इतना गुस्सा था कि फंक्शन के बीच ही चाकू चम्मच चल गए और जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एक बाराती की मौके पर मौत हो गई। दरअसल खंदोली के रहने वाले वाकर 2 बेटे हैं और जावेद और राशिद, जिनका निकाह अहमदपुर निवासी उस्मान की बेटी जैनब से साजिया से विनायक भवन में हो रहा था। आज शादी समारोह के बीच देर रात रसगुल्ले को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ ही देर में चाकू और चम्मच हथियार बन गए। इस लड़ाई में कई लोग घायल हो गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 20 वर्षीय सनी के दम ने तोड़ दिया और दूल्हे के परिजन इमरान ने बताया कि बीती रात वो बारात लेकर निकाह स्थल पर पहुंचे। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। निकाह संपन्न हुआ और बारात के आधे से ज्यादा लोग खाना खाकर वापस घर चले गए। कुछ लोगों के बीच ही घर वालों के साथ
बाद में जाते हैं और इमरान का आरोप है कि देर रात खाने के बाद को लेकर अचानक 30 से 40 लोगों के बीच मारपीट और गुंडागर्दी शुरू हो गई और जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस हादसे में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अहमदपुर इलाके में एक निकाह समारोह के दौरान रसगुल्ले को लेकर छोटा सा विवाद हो गया, लेकिन कुछ ही समय में विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान एक व्यक्ति काफी गंभीर रूप से घायल भी हुआ था, जिसे आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में पीड़ित पक्ष से तहरीर में मामला दर्ज करा रहे हैं और अब जांच के बाद वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। मौसम केंद्र लखनऊ ने यूपी में अगले 5 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। इस दौरान तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। वहीं सुबह शाम और रात में सर्दी में धीरे धीरे इजाफा होगा। वहीं कोहरा और धुंधी का असर भी यूपी के अलग अलग जिलों में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में मौसम साफ रहेगा और धूप निकले की संभावना जताई जा रही है और इससे पहले शुक्रवार को भी पूरे यूपी में आसमान साफ रहा। यूपी की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 कम 31 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 ज्यादा 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के ज्यादातर जिलों में इन दिनों औसतन अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। मौसम के जानकारों के मुताबिक अब अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आना शुरू हो जाता है, तब जाकर सर्दी का दिन माना जाता है। दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से यूपी में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है और अलग अलग जिलों में मध्यम से खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हुआ है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 149 दर्ज की गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया। पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया। चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great Indian Festival। बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर आओ। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान को रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने हेड स्पीच के मामले में 3 साल की सजा सुनाई। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण को लेकर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया और 3 साल के लिए जेल की सजा के साथ 25,000 का जुर्माना लगा दिया। हालांकि सजा का ऐलान के कुछ ही समय बाद आजम खान को जमानत भी मिल गई और कोर्ट के बाहर आकर आजम खान ने पहले बयान दिया। आजम खान ने कहा, मैं बेल पर हूं और इंसाफ का कायल हो गया हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लड़ाई लगातार जारी है, अभी कानूनी रास्ते खुले हैं और अब ऊपरी अदालत में अपील करेंगे। आजम खान को धारा 153A और 505A और 125 के तहत दोषी पाया गया। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विधानसभा की सदस्यता पाने का नियम है कि विधायक पर कोई ऐसा बड़ा मुकदमा ना हो जिस पर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो। अगर ऐसा होता है तो विधायक की सदस्यता तय समय तक के लिए रद्द कर दी जाएगी और खाली हुई विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। आजम खान पर 6 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। यह आजम खान के राजनीतिक करियर में एक बड़ा रोड़ा है और यूपी निकाय चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी बाधा भी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान आजम खान मिलक विधानसभा के एक गांव में जन संबोधन कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन डीएम प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर दिया था जो अमरद्वितीय थी और इसको लेकर 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। 3 साल बाद इस मामले में आजम खान को दोषी पाया गया और उनका राजनीतिक करियर संकट में चल रहा है। वाराणसी के जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई पूरी हो गई। हालांकि कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारी के मुताबिक अगली सुनवाई 8 नवंबर को होनी है और भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान का केस सुनने योग्य है या नहीं, इसको लेकर सुनवाई होगी। और बता दें कि वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई और इस मामले में हिंदू पक्ष की बहस 15 अक्टूबर को पूरी हो गई थी। और बता दें कि जज सीनियर डिवीजन ने फैसले की तारीख रखी थी और हालांकि अब मामले में अगली सुनवाई 8 नवंबर तक टाल दी गई है। एक तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि यह मामला सुनने योग्य है क्योंकि ये तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट का है कि मस्जिद वफ़ की प्रॉपर्टी है या नहीं। वही मुस्लिम पक्ष का कहना है कि केस सुनने योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञानवापी वफ़ की संपत्ति है या नहीं। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होता है। ऐसे में सिविल कोर्ट के इस मामले में सुनवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हुआ था। इस सर्वे में ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग रूप के आकृति मिली थी। हिंदुओं की मांग थी कि इस कथित शिवलिंग पर उन्हें पूजा का अधिकार मिले और गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए। इसके अलावा परिसर का पूरा अधिकतर हिंदुओं को ही सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली बात पर हत्या कर दोनों का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बता दें, यहां साथ काम करने वाले एक दोस्त ने बैनर पर तस्वीर नहीं लगाने से नाराज होकर दूसरे दोस्त के 4 साल के बेटे की गोली मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि छत्ता की पुलिस क्षेत्र प्रभारी सुकन्या शर्मा ने बताया है कि भंडारे और अन्य आयोजन का ठेका लेने वाले बबलू ने एक बैनर में अपने साथ काम करने वाले जिगरी दोस्त बंटी की तस्वीर नहीं लगाई तो इसकी वजह से वो नाराज हो गया। सुकन्या ने बताया कि जेल से छूटे अपने दोस्त टेंका की मदद से बंटी ने साजिश रची और बबलू के 4 साल के बेटे गोल्डी का अपहरण कर लिया और दिवाली के दिन कथित तौर पर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि उसने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि खुशी के मौके पर बबलू के परिवार को रोता बिलखता देखना चाहता था वो। पुलिस ने बंटी और टिंका को गिरफ्तार कर लिया है मामले में और आगे की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बता दिया कि दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है जिसे गोली लगी थी और बता दें उस तमंचे को भी बरामद कर लिया है। और साथ ही आपको बता दें कि हत्या की इस वारदात से परिवार के लोगों को रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और मौके के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और दिल दहला देने वाली इस घटना के बारे में जिससे भी सुना वो हैरानी के साथ वो बता रहे थे। मेरठ में दिल्ली रोड पर रैपिड मेट्रो की सुरंग के निर्माण की वजह से
जमीन का कुछ हिस्सा धंसने से टेंशन खड़ी हो गई है। बता दें कि दीपावली पर सड़क धंसने के बाद वन वे व्यवस्था लागू कर दी गई और जहां सड़क धंसी वहां बैरिकेडिंग करके रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। सड़क धंसने की घटना को 3 दिन हो चुके हैं और जिसके बाद भी रास्ता दुरुस्त नहीं किया गया। सुरंग की खुदाई के दौरान सड़क धंसने के कारण आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों को यह चिंता सता रही है कि सुरंग के कारण उनकी पुरानी बिल्डिंग जमींदोज न हो जाए। दरअसल टनल निर्माण के दौरान सड़क धंसने के कारण कैसागंज में लोगों की चिंता सता रही है। वहीं दिल्ली मेरठ रोड पर 70 फीट गहरा गड्ढा होने के कारण आम लोगों को भी चिंता जाहिर है और रोड धंसने के कारण कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया। रूट डाइवर्ट होने के लोग जाम में फंसे रहे और जिससे उनको ऑफिस और कामकाज में जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। मार्च 2019 में पीएम मोदी ने देश की पहली रीजनल रेल का शिलान्यास किया था और एनसीईआरटी की IRTS यानी देश की पहली रीजनल रेल का निर्माण स्पीड से चल रहा है। मेरठ से दिल्ली 82 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जा रहा है और रैपिड के दिल्ली से मेरठ तक 24 स्टेशन होंगे और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रैपिड रेल चलेगी। इसमें 8 लाख लोग हर रोज सफर कर सकेंगे और रैपिड के ट्रैक पर मेरठ में मेट्रो भी चलेगी जिसका ट्रैक 21 किलोमीटर का होगा। उसमें 13 स्टेशन होंगे और इस 82 किलोमीटर ट्रैक में 70 किलोमीटर एलिवेटेड है और 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड है और इसमें गांधी बाग से बेगम पुल तक 760 मीटर की पहली टनल यानी कि सुरंग का काम मात्र 4 महीने में पूरा कर लिया गया है। नोएडा में सेक्टर 12 में आतिशबाजी जलाने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लाठी डंडे चले और पत्थरबाजी हुई। पटाखे चलने को लेकर यह सेक्टर 12 में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों से पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे चलाए गए। इसमें कुछ लोगों की मामूली चोटें भी आई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों को हिरासत में लिया है। उसके बाद उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र 24 से सेक्टर 12 इलाके का 11 सेकंड का एक वीडियो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें कुछ युवक एक घर में पत्थर फेंकते दिख रहे हैं। एक वीडियो में युवक और वहां मौजूदा लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट हो रही है। वीडियो में कुछ महिलाएं भी हैं जो गाली गलौज कर रही हैं। वीडियो में दोनों ओर से पत्थरबाजी हो रही है और खूब लाठी डंडे चल रहे हैं। इसी के साथ पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। नोएडा सेक्टर 12 के थाना प्रभारी ने बताया कि पटाखा जलाने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया जिसके बाद ये घटना शुरू हुई और इसके साथ कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। घटना का वीडियो दोनों पक्षों की ओर से बनाया गया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।